हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब। और बताइए आप सब कैसे हैं। आशा है मुझे कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी में आप बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, क्योंकि अभी HTET का भी एग्ज़ाम होने वाला है 26 और 27 जुलाई को। उसका भी एग्ज़ाम का शेड्यूल आया है पेपर में। और जो बच्चों ने जो पहले एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरना मिस कर दिया था, उन बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो 1 जून से लेकर 5 जून के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो CTET का भी पेपर जुलाई में होने के लिए जा रहा है। हमारे नेट के भी एग्ज़ाम अब शुरू होने वाले हैं या शुरू हो चुके होंगे इस वीक में। ठीक है, तो हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की, चाइल्ड साइकोलॉजी या केवल साइकोलॉजी, जितने भी टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरा जो फोकस रहता है वो साइकोलॉजी के हर पैटर्न को कवर करने का मैं प्रयास करती हूँ, जिससे कि कोई भी अगर टेट की तैयारी कर रहा है, किसी भी स्टेट से रिलेटेड है, वो चाहे MP का टेट हो, UP टेट हो, सुपर टेट हो, या दिल्ली का DSSB का एग्ज़ाम हो, TGT PGT का एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए मेरी चाइल्ड साइकोलॉजी की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर वो मेरी क्लास को रेगुलर रूप से देख रहे हैं तो वो सीक्वेंस से समझ पाएंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हम बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो लगभग 15 से 20 दिन हो गए मुझे क्लास लेते हुए, और अभी भी उसकी 1-2 क्लास बाकी हैं। तो कई बार बच्चों को इरिटेशन हो रही कि इतने सारे बुद्धि के कॉन्सेप्ट तो नहीं थे जितना मैम ने हमें पढ़ा दिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने बुद्धि का कोई भी सिद्धांत नहीं छोड़ा है। सारे के सारे जो मैंने पढ़े थे वो सब मैंने आपको पढ़ा दिए, जिससे कि आपको अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन फंसता है बुद्धि के सिद्धांत से रिलेटेड तो आप उसको क्रैक कर पाओ और अपने 2 नंबर बढ़ा पाओ। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कोशिश रहती है वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो अक्सर करके बड़े कोचिंग वाले उनको भूल जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को भी हम कवर करें ताकि बच्चों को मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। ठीक है, आज का जो हम बुद्धि का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिचापीय सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे आज हम? बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। चाप का मतलब आप समझ गए कि जब हम 9th 10th 12th में जब हम मैथ कैलकुलेशन पढ़ते थे तो हम बीजगणित में चाप लगाते थे जब हम बीजगणित को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर बुद्धि में चाप का क्या कारण है, क्या काम है बुद्धि में, तो कौन है इसके प्रोफाउंडर, क्या है उनकी थ्योरी, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत यानी कि ट्री-आर्किक थ्योरी जो है वो हमें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है। किसने दी है? हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ त्रिचापीय सिद्धांत? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ठीक है, इन्होंने जो ये थ्योरी दी बच्चों वो दी 1985 में। कब दी ये थ्योरी? 1985 में हमें ये सिद्धांत मिला है। और इनकी जो ये बुक है बियॉन्ड IQ, ये बहुत फेमस बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। और इस बुक को कई बार कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। स्पेशली अगर राजस्थान का हम रीट वाला एग्ज़ाम देखते हैं तो बियॉन्ड IQ कई बार ये क्वेश्चन रीट में फंसा है, चाहे वो कोई किसी भी लेवल की परीक्षा रही हो। ठीक है, तो जो पुस्तक है इनकी उसका नाम है बियॉन्ड IQ। इस थ्योरी के बाकी की जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसी तरीके से इसके भी कई नाम हैं। क्या नाम है बच्चों इनके? त्रिघटकीय, यानी कि जिसके 3 घटक हैं। किसके? बुद्धि के, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? बुद्धि पढ़ रहे हैं। त्रितंत्र, यानी कि बुद्धि की कितने तंत्र हैं, कितने सिस्टम है? 3 सिस्टम है। इस आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है, बुद्धि में 3 चाप होते हैं। कितने चाप होते हैं? 3 चाप होते हैं। यानी कि जो हमारे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं वो कहते हैं कि कक्षा का कोई बालक अगर किसी समस्या से ग्रसित है, चाहे वो समस्या उसके समाकलन की हो, समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की हो, या फिर वो समस्या उसकी किसी निर्णय से रिलेटेड हो, तो हमारी बुद्धि क्या काम करती है? हमने पहले के जो सिद्धांत पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, उन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है बच्चों कि ये जो हमारी बुद्धि होती है, जो हमारी बुद्धि होती है
मुख्य रूप से ये क्या काम करती है? ये मुख्य रूप से हमारी समस्या का क्या करती है? समाधान करती है। तो मुख्य तौर पर जो हमारी बुद्धि है वो समस्या समाधान का काम करती है। ठीक है, अब इन्होंने 3 लेवल बताए बुद्धि के, कि मनुष्य में 3 बुद्धि होती है, यानी कि बच्चा 3 बुद्धियों के साथ जन्म लेता है। कौन सी? पहली है घटकीय विश्लेषणात्मक बुद्धि, यानी कि किसी भी चीज को आप किस तरीके से क्रिटिलाइज करते हो या आप किस तरीके से उसका एनालिसिस करते हो। ठीक है, यहाँ पे इसका इंग्लिश नेम हम एनालिसिस इंटेलिजेंस के नाम से भी जान सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, दूसरा है अनुभविक या सृजनात्मक, यानी कि आपकी जो अंदर जो बुद्धि है वो एक्सपीरियंस है, वो आपकी क्या है? क्रिएटिविटी से भरी हुई है। तीसरी बुद्धि क्या बताते हैं? कॉन्सेप्ट या फिर हमारी बिहेवियर की जो बुद्धि, जो सामान्य व्यवहार के रूप में जो बुद्धि हमारा काम करती है, ये रॉबर्ट महोदय ने ये 3 कॉन्सेप्ट हमें बताए अपनी थ्योरी में। अब क्या है कि एक बच्चे के सामने आ गई कोई समस्या, बच्चे के सामने समस्या आ गई कि एक दूसरा बालक जो दूसरा बच्चा है वो उसके बॉल और बैट को नहीं दे रहा है। ये किसी 3 या 4 वर्ष में लिखती हूँ, 4 वर्ष के बालक की समस्या है कि दूसरा बच्चा उसको खेलने के लिए बैट और बॉल नहीं दे रहा। अब 4 साल के बच्चे में आप सोचो विश्लेषणात्मक बुद्धि कितनी होगी, तो कितना एनालिसिस कर पाएगा। उसकी समस्या है, जब आप विश्लेषण पे आओगे तो मीन्स ये हमारी समस्या को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो बच्चे की समस्या क्या है? बैट बॉल जो उसे दूसरा बच्चा नहीं दे रहा। अब ये बच्चा क्या करेगा? अगर इसके साथ इसकी माँ है, पिता है, तो क्या करेगा? ये रोएगा। उसे पता है ये रोऊंगा तो मुझे अटेंशन मिलेगी, और जब मुझसे पूछा जाएगा कि क्यों रो रहे हो तो मैं बोलूँगा कि मुझे बैट बॉल चाहिए। ठीक है, तो बच्चे को पता है कि मुझे क्या विश्लेषण करना है, मुझे अपनी समस्या को कैसे बताना है। तो ये कौन कर रही है? पहली बुद्धि। ठीक है, दूसरा अनुभव से या सृजनात्मक से, उस बच्चे ने ये चीज महसूस की हुई है पहले कि अगर मैं रोऊंगा नहीं या जिद नहीं करूंगा तो मैं मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाऊंगा। मान लो कि बच्चे को फोन देखना है या बच्चे को अपने स्कूल का होमवर्क नहीं करना है, तो वो क्या करेगा? एक आध शब्द लिखेगा और बोल देगा कि मुझे नहीं करना, आप कर दो। जैसे कि मेरा बेटा छोटा है, वो अक्सर करके ऐसा ही करता है, 1 या 2 शब्द लिखेगा और बोलेगा कि मम्मा आप कर दो। तो उसको पता है, वो अपनी क्रिएटिविटी में अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है कि मैं 1-2 वर्ड लिख देता हूँ, मम्मा बाद में सारा कर देगी। तो इस बच्चे ने अपनी माता को बोल दिया कि मुझे उससे छीन के दे दो या मुझे वो चीज़ दे दो। ठीक है, तीसरा सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि। अब इस व्यवहारिक बुद्धि में अगर हम बच्चे को देखें तो बच्चे के पास अभी 4 वर्ष की अवस्था में कोई भी व्यवहारिक बुद्धि नहीं है। ठीक है, आई रिपीट माई सेंटेंस कि 4 वर्ष के बच्चे में कोई भी व्यवहारिक बुद्धि नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट पर बच्चे के माता या पिता काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य में जो हमारी पहली बुद्धि होती है वो हमें हमारी समस्याओं को देखने, सोचने, समझने और विश्लेषण करना सिखाती है। दूसरे नंबर पर जो हमारी बुद्धि है वो समस्या को सोच समझ के उस समस्या को कैसे खत्म किया जा सकता है उसके लिए हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं, वस्तुएं कलेक्ट करते हैं, या फिर हम एक किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे व्यक्ति से मिलते हैं कि मैं अगर उसे अपनी समस्या बताऊंगा तो हो सकता है उसके पास कुछ ना कुछ सुझाव हो। जब हमें कोई सुझाव देगा या हमें हमारी समस्या से पहुंचाने का काम करेगा समाधान तक, तो यही चीज़ अगर हम लेव वाइगोत्स्की के थ्योरी में जाते हैं तो यही चीज़ क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है हमारी स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो ये हो गई सृजनात्मक बुद्धि। तीसरी बुद्धि जो है इसकी सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि, यानी कि हमने दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे व्यक्ति को जो अपनी समस्या बताई थी वो हमने एक व्यवहारिक तौर पर बताई।
कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा रिलेशन में है, तो मैं अपनी समस्या इसको बता सकता हूँ और ये मेरी समस्या का समाधान करेगा। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारा आयु बढ़ती है, ऐसे ऐसे ही हम अपने व्यवहारिक घटक को क्या करते हैं बच्चों, बहुत ब्रॉड करते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्चुअल जो बिहेव होता है उसको हम समय परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेते हैं। वहीं जब समस्या का हम एनालिसिस कर चुके होते हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी बुद्धि को प्रयोग में लाते हैं। समस्या कैसी है, छोटी है, बड़ी है, या मेरे से ही सिमट जाएगी या मुझे दूसरों का सहयोग लेना पड़ेगा, ये चीज़ें मुझे मेरी विश्लेषणात्मक बुद्धि सिखाती है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग यही कहते हैं कि मनुष्य में 3 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। पहली घटकीय बुद्धि, दूसरी आनुभविक बुद्धि और तीसरी सांदर्भिक बुद्धि। इन्होंने ये जो थ्योरी दी वो 1985 में दी। इनकी जो फेमस बुक है वो बियॉन्ड आईक्यू है। यही है इनकी थ्योरी और ये इनकी थ्योरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा थ्योरी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा डीपली पहुंच जाएंगे तो हम गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक है, आपके पास जब फ्री टाइम हो तो आप इनकी थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आता है तो हमें मेन चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से रिवीजन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, ध्यान रखिए अपना।